अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम जिब्रान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक एंड विदाउट गोइंग इनटू टू मच फस वी लेट्स रिकनेक्ट फ्रॉम द लास्ट वन। जब हम हम्म। आईडीडब्ल्यू के जो फ्रेंड्स हैं और उनके चंद सरखेल उनके हवाले से बात हो रही थी। हम कैंडल स्टूडेंट्स पे मेरे ख्याल में फर्स्ट वो कर रहे थे, हम्म। लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे तो। हाँ, थोड़ा सा उसको रीडिफाइन करने की मैं कोशिश करूंगा पॉडकास्टिंग को। हम्म। इसलिए क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ उसके बाद कि शायद पॉडकास्टिंग जिस तरीके से टेक्निकली जो इसका मतलब होता है राइट। और जो अवाम में उसका मतलब समझा जाता है, इन हम्म। दोनों में थोड़ा फर्क है। सही। तो लोग ये एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि हम पॉडकास्टिंग में ऐसे लोगों का भी तस्करा करना चाहिए हमें जिनका हम नहीं कर रहे। राइट। तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको भी अहाते में ले लूँ इस बात से हम्म। कि पॉडकास्टिंग क्या है। सही। देखिए, हम पॉडकास्टिंग को स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसमें पॉडकास्टिंग का ओरिजिनल टेक्निकल टर्म जहाँ से कॉइन हुई है कि एक शख्स होता है, वो इंटरव्यू कर रहा होता है एक हम्म। और शख्स का। हम्म। आमतौर पे पॉडकास्टिंग इसी चीज़ का नाम हुआ करती थी। राइट। लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स को और स्ट्रीमर्स को हम्म। और कमेंटेटर्स को जो ऑनलाइन अपनी कमेंट्री वगैरह दे रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, हम्म। वो अकेले बैठे हुए भी बात कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, राइट। उसको भी पॉडकास्टिंग का ही हिस्सा समझ लिया गया है अब। यानी कि अभी जरूरी नहीं शुमार किया जाता कि पॉडकास्टिंग के लिए बहुत टेक्निकली एक्यूरेट हुआ जाए, हम्म। इतना पेडेंटिक हो जाए कि जी आपने चूंकि गेस्ट नहीं बुलाया हुआ तो इसको पॉडकास्ट नहीं शुमार किया जा सकता। राइट। नहीं, अब उसको भी पॉडकास्ट शुमार किया जाता है। तो इसलिए हमने जब कैंडेस ओवंस की बात की थी मिसाल के तौर पे, बेन शपीरो की बात की थी, एलेक्स जोन्स की बात की थी, तो ये लोग आमतौर पे पॉडकास्टिंग के लिए मशहूर नहीं है, अपने इन्फ्लुएंस के लिए मशहूर है, अपनी कमेंट्री के लिए मशहूर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो पॉडकास्टिंग का टेक्निकल वो था, फ्रेमवर्क था, उससे निकल के अब ये ओपिनियन मेकर्स और इस तरह के डोमेन में ये लोग चले गए हैं और जी, उन्होंने एक नई कहने सिर्फ या जहत इसमें डिस्कवर की है। डिस्कवर किया और अब अल्टरनेटिव मीडिया बन गया ये तो। हम्म। यानी अब आप ये देखें कि इन्होंने दे आर गिविंग अ रन फॉर देयर मनी। जो ये जितनी कंपनीज हैं, पुरानी जो लेगेसी मीडिया कहा जी जाता है, जी अब जी। उसको कहा ही इसलिए लेगेसी मीडिया जाता है या या। क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बस अपनी वक़्त खो रहा है। हम्म। अगरचे अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया जिसकी वजह से शायद हम मुस्तकबिल में बात करेंगे उसके बारे में। हम्म। लेकिन माना ये जाना शुरू हो गया है कि अब ये मीडिया है असल में जो ज्यादा लोग देख रहे हैं, जो ज्यादा लोग सुन रहे हैं, पॉडकास्टिंग वाला मीडिया, जी। इन्फ्लुएंसर्स वाला मीडिया। या। ये लोग अब ओपिनियन मेकिंग, लोगों के जहन साजी के अंदर एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं बमुकाबिल उन लोगों के जो आपके मशहूर एंकर्स होते हैं जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर के ऊपर हायर किया जाता है हम्म। बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ से। या एबीसी न्यूज है, सीएनएन है, फॉक्स न्यूज है। या। बाकायदा आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगा, आपको एक वर्ल्ड व्यू को फॉलो करना पड़ेगा, हम्म। आपको खास किस्म के सवालात लिख के दिए जाएंगे, आपने वो करने होंगे हम्म। या आप बनाएंगे और अप्रूव कराएंगे किसी से। हम्म। इसके मुकाबले में ये मीडिया आ गया है कि जिसके अंदर कोई बंदा जिसके मुंह के आगे माइक लगा हुआ है हम्म। और वो एक ऐसे तरीके से गुफ्तगू कर रहा है, और अगर वो फर्ज करें इंटरव्यू कर रहा है किसी इंटेलेक्चुअल का ही कर रहा है, तो एक बहुत ही लेमैन की क्यूरियोसिटी के साथ कर रहा है हम्म। जिसमें ज्यादा लोग अपने आप को कनेक्टेड समझते हैं। राइट। जीवन, आपको याद होगा कि ये माजी के, अगर आप लेगेसी मीडिया की अगर आप बात करें, तो इसमें जब कोई एक एंकर किसी इंटेलेक्चुअल का इंटरव्यू भी करता है, तो मुझे हमेशा ग्रो अप करते हुए ये डिस्कनेक्शन एक फील होता था कि यार वो सवाल नहीं कर रहा जो हमारे इंटरेस्ट के हैं। जी जी। कोई फॉरेन मिनिस्टर बुला लिया, कोई कोई बड़ा अदीब बुला लिया, कोई और अहम सियासी वक़्त रखने वाला की शख्सियत बुला लिए, हम्म। तो सवालात की नोयत जो है वो आम लोगों के जहन में पैदा होने वाले सवालात से बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती थी। वो मेरा ख्याल में शायद वो जो एजेंडा या जो उनका स्क्रिप्ट होता है वो उसके हिसाब से चलते थे ना। हम्म। दे हैव टू मूव द ऑडियंस अ सर्टेन वे और ऑडियंस भी वो ऑडियंस की ख्वाहिश के बजाय अपने उस ग्रुप को या उसको सपोर्ट कर रहे होते थे उसमें। ये भी है और ये भी है कि आपको पता ही है हर बंदे ने अपनी एक इंटेलेक्चुअल वैल्यू जो है ना, हम्म। उसको भी नुमाया करना होता है यस कि यस। भाई मैं खास नौयत के जो है ना हाई फालूटिंग किस्म के सवाल सवाल और जवाब ही करूंगा। हम्म। उससे होता क्या है कि वो सारी की सारी ओपिनियंस जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में साइड पे पुश कर दिया गया होता है, हम्म। जो आपके स्टेट नैरेटिव या आपके जो कोई एक इंटेलेक्चुअल दुनिया बनी हुई है आपके मुल्क के अंदर, राइट। आपकी मुल्क से भी आप तो ऊपर उठ गए आप, समझ लें कि जो भी कोई मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो ओपिनियंस अब फ्रेम से बाहर निकाली जा चुकी हैं, अब उनको हम्म। कोई वक़्त नहीं देनी है आपने। हम्म। आपने ऐसे सवाल ही नहीं करने के जिनसे उनका भी किसी पॉइंट की कोई अहमियत लोगों पर वाजे हो सके। तो ये मैंने आपको जिस लास्ट टाइम बताया था कि असल में कोविड के अंदर आके वो जो पहले बड़ी
चंद मूवमेंट चल रही थी बड़े लो लेवल के ऊपर, कि कोई बात कभी कहीं कर दी जाती थी। लेगेसी मीडिया कह देता था कि यार इसके क्या बेतुकी बात की है, फ्रिंज है ये तो ये तो बिल्कुल। फ्रेंच ओपिनियन है, हाँ। और इसको बेवकूफ कर दिया करते थे। कोविड में आके लोगों को पता चला कि नहीं भाई, ये तो जो यानी कि आप वही देखें ना, उसको छुपाने के लिए कि ये वुहान लैब से नहीं निकला वायरस, हम्म। बल्कि वो जो पेंगोलिन से फलां बंदे के ऊपर या जूनोटिक ट्रांसफर हुआ है, और एक लंबी चौड़ी कहानी बनानी पड़ी उनको। हम्म। अभी आज भी जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन ये तो मालूम हो गया ना कि इस ओपिनियन को रेसिस्ट कहना या गैर हकीकत पसंदाना कहना उस जमाने के अंदर वो बिल्कुल एक बेतुकी बात थी। हम्म। तो वो हुआ ये कि कोविड के बाद से इन लोगों को वाकई मेन स्ट्रीम मीडिया की सी वक़्त हासिल हो गई, हम्म। जिसके बाद नतीजे में फिर हम इस जगह पे पहुंचे थे कि अब उन लोगों का तस्करा किया जाए हम्म। कि जो दुनिया में अहम तरीन उमूर के अंदर अब जहन साजी, ओपिनियन मेकिंग और दुनिया को क्या पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, उसके अंदर अहम तरीन अब रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो बड़ी हद तक बहुत बड़े कोई इंटेलेक्चुअल नहीं रहे। अब उन्हीं के पैरेलल ऐसे लोग आ गए हैं, जिसमें आपने जिक्र किया था लास्ट टाइम, जो रोगन आ गया। हम्म। अब कैंडस ओवन आ गई। यानी बेन शपीरो को तो फिर आप ये कह सकते हैं ना कि वो एक बड़ा लॉयर है, या। लॉ पढ़ा हुआ है, एक इंटेलेक्चुअल है, हम्म। आई डोंट नो येल हार्वर्ड वगैरह का पढ़ा हुआ है। हम्म। तो ये जो बिल्कुल लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कई कॉलेज गए भी नहीं है। हम्म। जो रोगन तो कॉमेडियन है और एमएमए मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। या। कैंडिस ओवंस का भी कोई इस तरह की वर्थवाइल एजुकेशन नहीं है। हम्म। ब्रेट कूपर तो अभी बिल्कुल बच्ची ही थी जब हम्म। वो हिट होना शुरू हुई है। हम्म। तो इन लोगों को जब वक़्त हासिल होनी शुरू हुई मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, बेर स्मिथ को ही देख लें, इज जस्ट अ कॉमेडियन। या। लेकिन इसराइल पैलेस्टाइन और अमेरिकन वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट के ऊपर हम्म। उसकी ऐसी एक्सपर्टीज हो गई है कि मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अभी आज मैं डिस्कस भी उसी चीज को करना चाहता हूँ, तो हम्म। जो रोगन के प्रोग्राम में जो हुआ है रिसेंटली। हम्म। लेकिन हुआ ये कि आपने अपना अपना एक एरिया पकड़ लिया एक्सपर्टीज का, किसी खास इन्फ्लुएंसर ने, हम्म। और उसमें किताबें भी सारी पढ़ मारी, और हर किस्म की ओपिनियन भी देख ली, जिनको पहले लोग मना करते थे कि नहीं उस तरफ नहीं जाना आपने, ये हम्म। टैबू है, हम्म। इसको टच मत करना। हम्म। लोगों ने उसको टच किया, हम्म। लोगों ने उसको खंगाला, और अब लोग इस ओपिनियन पे पहुंचे हैं कि वो जो हमारे यहाँ कंस्पिरेसी थीरीज हुआ करती थी, उनको अब लोगों ने कहा कि भाई ये तो इसमें से तो बहुत कुछ हकीकत था। या। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ इसी पैराए के अंदर, आज के कमर्स कमिश्नर्स के अंदर कैंडेस ओवंस जरा साइड पे होके, क्योंकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि शी वाज प्रेग्नेंट। हम्म। तो अभी करंटली लास्ट प्रोग्राम उनका हो गया मेरे ख्याल से कोई जी। 4-5 दिन पहले, और अब वो एक ब्रेक पे चली गई हैं। हम्म। तो कोशिश करेंगे दोबारा उनको तब छेड़ें जब वो बीच में कहीं दोबारा आती हैं। हम्म। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को ही इयन कैरल के हवाले कर दिया हम्म। है कि आप इसको इस्तेमाल करें या। जब तक मैं आता हूँ, वापस आती हूँ। हम्म। तो उन पर बात फिर किसी और दिन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं पॉइंट ये कहना चाहूंगा। देखिए, ये जो मल्टी मिलियन डॉलर एम्पायर हैं लेगेसी मीडिया की, जिन्होंने इतने अरसे नैरेटिव शेपिंग भी की है, एजेंडा भी उन्होंने ड्रॉ, लेफ्ट राइट जो भी है, फॉक्स का एक बेंट था, सीएनएन एक और साइड पे था, ये करते रहे हैं, और दे हैव हायर्ड प्रोफेशनल सो कॉल्ड, मतलब अपने उसमें। अब एक बंदा जिसने थोड़ी सी एफर्ट के बाद इन्फ्लुएंस या किसी एरिया में स्पेशलिस्ट हो गया, दे कैन एक्चुअली, वो इतनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है उनके नैरेटिव पे, इतनी जल्दी उनको डिबंक कर सकता है किसी चीज को। उनके पास वो एजिलिटी भी तो नहीं है ना, जितनी बड़ी एम्पायर्स है। उनके चैनल्स कोई नहीं फॉलो करता, उनकी न्यूज कोई नहीं फॉलो करता, वो पूरा दिन बिठा कर लोगों से गुफ्तगू भी करते रहे, पीपल विल नॉट गो टू देम। तो ये उन्होंने इस चीज को, हालांकि दे शुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट दिस फॉर्मेट इन अ सर्टेन वे। डिजिटल पे आने की कोशिश सब करते हैं, बट देव जस्ट शायद वो इतने ब्रेव नहीं है, या इतने उनके वो नहीं है, दे बाउंड बाय द शेकल्स ऑफ पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, और व्हाटएवर। वो तो बिल्कुल दे हैव लॉस्ट इट। ठीक है, टीवी की व्यूअरशिप रहती है, टू अ सर्टेन टाइम इट हैज एन इम्पैक्ट, ठीक है, लेकिन कोर इश्यूज पे तो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते इनका। एक्चुअली हो ये गया है कि अब ऑप्शन बड़े लिमिटेड रह गए हैं लेगेसी मीडिया के पास। हम्म। वो इस वक्त एक फ्लक्स में हैं। हम्म। वो इस सारे ट्रेंड को कैपिचुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि किस तरीके से हम अपनी रेलेवेंस बरकरार रख सकते हैं इस दौर में। या। और इसी एतबार से मेरा ख्याल है ये जो डेव स्मिथ और डगलस मरे का ऑलमोस्ट एक डिबेट ही कह लें, या। प्लान तो एटलीस्ट डिबेट की हैसियत से ही था, हम्म। जो रोगन के प्रोग्राम में हुआ है। मेरा ख्याल है महीना डेढ़ हो गया होगा अब उसको हुए हुए, जी। शायद इससे ज्यादा टाइम हो गया हो, लेकिन इतना ही है क्योंकि वो अभी तक करंट है। हम्म। करंट इसलिए कि उस प्रोग्राम में बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिसकी रिवर्बरेशंस जो हैं, उसके जो लहरें हैं, वो दुनिया में हर तरफ फैल गई हैं।
और अमेरिका क्या, बरतानिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, तो दुनिया के सारे कोने आप खेलें। हम्म। ये बात अब, वो प्रोग्राम अब डिस्कस हो रहा है, खासकर से उसमें जो वाकयात पेश आए हैं। ठीक है। मैंने उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो भी किया था, हम्म। जिसमें दो तीन उन्मानात थे, जिनमें से एक उन्मान ये भी था कि उस प्रोग्राम में क्या हुआ है। हम्म। मैंने उस पर सरसरी सी कुछ बातें की थी। हम्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज उसको डिस्कस करें, और उसी के पैराए में लोगों को पॉडकास्टिंग का क्या रोल है, ये अल्टरनेटिव मीडिया जो डेवलप हो गया है, इससे क्या फ़वाद हासिल हो सकते हैं, हम्म। इसके क्या खतरात हैं, इन सब पर बहस करने के लिए हमें बड़ा ज़बरदस्त एक बेस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रोग्राम में सारी बातें हुई हैं। राइट। तो शुरू करें जी। जी, लेट्स गेट ऑन। ओके। एक्चुअली हुआ ये कि जो रोगन एक बहुत मशहूर पॉडकास्टर है, इन्फ्लुएंसर है। अ, वो उसने अपना प्लेटफॉर्म तो बहुत अरसे का बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसे तक, कोविड से पहले तक एटलीस्ट, अगरचे वो बड़ा हिट हो चुका हुआ था, लेकिन मशहूर इसी के लिए था कि वो आमतौर पे राइट विंग की को जो कुछ तकलीफ है ना दुनिया के हम्म। सारी डेवलपमेंट से, हाँ। और जिस तरह हमारे यहाँ हम बेसिकली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो ज़्यादातर राइट विंग कंट्रीज हैं। राइट विंग दीन से बड़ी यानी कि इंस्पायर्ड माशरे होते हैं जो राइट विंग होते हैं। हम्म। कंजर्वेटिव इसीलिए आमतौर पर राइट विंग ही होते हैं। उनको कंजर्वेटिव भी कहते हैं, राइट विंग भी कहते हैं। अमेरिका में वो रिपब्लिकन पार्टी है, हमारे यहाँ तो PMLN कह लें, इवन जमात इस्लामी और JUF वगैरह, ये तो एक्सट्रीम राइट विंग कह लें, और PMLN तो आप कह लें कि राइट विंग है, नॉर्मल राइट विंग है। हम्म। अगरचे हमारे यहाँ राइट विंग और लेफ्ट विंग का की डिमार्केशन उस तरह की नहीं जिस तरह वेस्ट में है, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लेफ्ट विंग के कॉजेज को राइट विंग ने कोऑप्ट किया हुआ होता है, और हम्म। कुछ मिक्स एंड मैच है। लेकिन एक ब्रॉड ब्रश के अंदर ये वैल्यूज फिर भी होल्ड करती हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो होती ज्यादातर राइट विंग है, हम्म। राइट विंग पार्टीज यहाँ पे ज्यादातर जीतती हैं। हम्म। डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वहां पर आज से को 50-60 साल पहले, एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, हम्म। लेफ्ट विंग पार्टीज को बड़ी सेंट्रलिटी मिल गई। क्योंकि आपको पता है राइट लेफ्ट लेफ्ट की जो ओरिजिनल तकसीम थी वो बनी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। हम्म। तो ये सोशलिस्ट पार्टीज थी, जिनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इवन उन ममालिक ने कबूल कर लिया, जिन ममालिक ने एक्चुअली सोशलिज्म के खिलाफ जंग जी, लड़ी थी जंग। आगे जाके। वो तो। तो बरतानिया की मिसाल आपके सामने है, चर्चिल साहब ने जंग जितवाई है आपको, हम्म। लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत सके। हम्म। और एटली जो है, एटली साहब जो सोशलिस्ट व्यूज के हामिल थे, हम्म। उनको बरतानिया ने चूज कर लिया। इसी तरीके से दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी हुआ बहुत सी जगहों पे, हम्म। कि उन्होंने कहा कि हमें सोशलिस्ट, फ्रांस तो तकरीबन पूरा ही सोशलिज्म में चला गया, हम्म। इसराइल सोशलिज्म में चला गया, इंडिया सोशलिज्म में चला गया। ये सब बातें हो गई, तो वो राइट लेफ्ट की तकसीम वहां से बननी शुरू हुई। या। तो लेफ्ट विंग को मगरबी दुनिया के अंदर फिर बहुत सेंट्रलिटी हासिल होती गई, क्योंकि लेफ्ट विंग फिर सोशलिज्म से उठ के लिबरलिज्म का नुमाइंदा बन गया। हम्म। और वो एक ऐसी जगह थी जहां पर दुनिया को लगा कि भाई इसको तो नहीं छोड़ा जा सकता। हम्म। इसलिए आप देखें कि अगर वेस्ट को अब डिफाइन किया जाता है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज से डिफाइन किया जाता है। तो इनकी वजह से लेफ्ट को बड़ी अहमियत हासिल हो गई। हमारी तरह के मुल्क में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर लिबरलिज्म को उस तरह सेंट्रलिटी नहीं हासिल हो सकी। हम्म। हमारे यहाँ जो लिबरल पार्टी एक जमाने में बनी, पीपल्स पार्टी, आपको हम्म। पता ही है, हम्म। वो एक सूबे तक होकर महदूद हो गई। जी। वो अब मेन स्ट्रीम में कोई सेंट्रल हैसियत इख्तियार करना, हाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, हम्म। उसके नतीजे में उनको कोई क्या उसे कहना चाहिए, पिटी वोट पड़ जाए हम्म। किसी खास सूरत हाल में, तो बात अलग है। हम्म। वरना नेशनल लेवल की पार्टी उस तरह वो नहीं रही, वो एक सूबे की पार्टी बनते रह गई। तो वक़्त अभी भी हमारे यहाँ सेंटर या सेंटर राइट पार्टीज की ही है। बिल्कुल। तो वेस्ट में हुआ ये कि फिर ये जो रोगन और इसकी तरह के जितने लोग थे जो राइट विंग के प्लेटफॉर्म्स ले रहे थे, हम्म। उनको एक कोना ही मिला हुआ था। वो यानी कि एक कॉर्नर ही उन्होंने संभाला था, बाकी दो तीन कॉर्नर जो हैं आप समझ लें कि उन्हीं के पास थे, लेफ्ट विंग के पास बिल्कुल ही थे। बिल्कुल। कोविड में आकर उनको सेंट्रलिटी मिल गई। हम्म। और हुआ ये कि इस बैंड वैगन पे सब ने जो है ना बराजमान होने का फैसला कर लिया। हम्म। उसमें वो लोग भी थे जिनके अपने बिगेटेड व्यूज थे। ठीक है। राइट विंग में एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का होता है जो प्रेजुडिसेस पे, क्या कहें जी प्रेजुडिस को उर्दू में, तासुब है। तासुबात पे, हम्म। अपने तासुबात पे खेल रहे होते हैं। जी। ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे। हम्म। और ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ कंजर्वेटिव वैल्यूज से आ रहे होते हैं, जी। उनकी भी तादाद कम नहीं है, हम्म। लेकिन मेजोरिटी में नहीं होते वो लोग। मेजोरिटी में आपको अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मिलेंगे राइट विंग पे जो तासुबात पे खेल रहे होते हैं। हम्म। तासुबात किस तरह के होते हैं, उनको इमिग्रेशन नहीं नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में जी। हम्म। हमारे मुल्क में ये जो ब्लैक्स हैं, इनके मामला जो है ना, वो हम जिस तरह देख रहे हैं उसी तरह दुनिया को भी देखना चाहिए। और हम्म। वो ये है कि हमने उनको पहली बहुत छूट दे दी है। अब हम्म। क्या ये ब्लैक लाइव्स मैटर और तरह तरह की और मूवमेंट्स आती रहती हैं। हम्म। फिर पूरा हॉलीवुड जो है आप अब वो होता जा रहा है। या। और ये इस तरह की सारी यानी कि तकलीफें थी उनको, इनको मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि पढ़े लिखे लोग ज्यादातर लिबरल,
ये तो आप उनके यहाँ पोल्स देख लें, आपको एक बड़ा क्लियर डिवाइड मिल जाएगा। कॉलेज एजुकेटेड लोग वास्ट मेजोरिटी में लेफ्ट विंग होते हैं, हम्म। और नॉन कॉलेज एजुकेटेड लोग वास्ट मेजोरिटी में राइट विंग होते हैं। हम्म। यानी तो पढ़ा लिखा तबका जो है वो लेफ्ट विंग की तरफ जाना शुरू हो गया। तमाम मीडिया हाउसेस मैक्सिमम जो हैं, जो हम्म। मशहूर थे, ये कुछ अभी बनने को कामयाबी मिली है फॉक्स न्यूज टाइप के, अ, उस पर हम बात कर फॉक्स लेंगे। न्यूज तो लोन सेंटेंस था ना उनका इतने अरसे तक। हाँ, लेकिन मतलब वो अब तो उसने, इसीलिए शायद उसने उसने ग्रुप इसीलिए किया है कि उसको अब न्यूज नेशन है, OANN है, अब तरह तरह के न्यूज मैक्स है, हम्म। राइट विंग के बहुत सारे उनके यहाँ मीडिया बन गया। हम्म। लेकिन पहले उनको इस तरह की सिक्योरिटी हासिल नहीं थी। हम्म। वो एक खास तबके की तासुबात को, नफरतों को उजागर करने के लिए एक मीडिया था, बस उनके यहाँ वो इसी तरह की स्टोरी आ सकती थी। राइट। पढ़े लिखे लोग सर आपको लेफ्ट में मिलते थे। हम्म। लेकिन हुआ क्या कि जब कोविड के अंदर आके पता चला कि पढ़े लिखे लोगों ने तो बड़ा गर्क निकाल दिया, तो फिर ये हुआ कि जो रोगन साहब को बहुत ज्यादा शोहरत मिल गई। और मुझे आज भी मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं जो इन लोगों को इनके व्यूज को सपोर्ट कर रही हैं, सिवाय इसके कि ठीक है, लैब लीक हाइपोथेसिस की भी एक अहम वैल्यू थी, जी। उसको होना चाहिए था डिस्कस। जी। लेकिन बाय एंड लार्ज जिस तरीके से एंटी वैक्स सेंटिमेंट्स को उन्होंने अब हवा देनी शुरू कर दी है, हम्म। उसका सिरा भी जो रोगन साहब के सर ही जाता है। हम्म। डेव स्मिथ जो मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन इन मामलात में उनके सर जाता है। हम्म। तो हुआ क्या, इन लोगों को शोहरत मिल गई कोविड के अंदर, और इस मीडिया के ऊपर हर किसी ने आने का फैसला कर लिया। राइट। यानी कि जब भी कोई मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत मशहूर हो जाता है, तो फिर हर किसी का दिल होता है ना कि हमने भी शोहरत पानी बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इनके कानों पे सवार होकर आ जाते हैं। हाँ, विनिंग कॉम्बिनेशन है, एग्जिस्ट करता है, उसको यूज करें बस। इवन अमेरिकन इलेक्शन जो करंट हुए हैं उसके ऊपर इसको पॉडकास्ट इलेक्शन कहा जाता है, यस। या IDW इलेक्शन कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि ट्रंप ने आके जो रोगन पे 2-3 घंटे दिए, खुल के सवाल करेंगे, मैं खुल के जवाब दूंगा। इसी तरीके से वो थियो वॉन पे गए, इसी तरीके से और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे गए, जो लेक्स फ्रीडमैन पे, बाकियों पे, जो जिसपे कमाला हैरिस ने जाने का नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट विंग अभी तक अपने उसके अंदर आकड़ के अंदर भी है कि जी। भाई हम इतने ये लो हाँ, इंटेलेक्चुअल वो टाइप के लोगों रिकग्नाइज को नहीं करने चाहते थे नहीं यस रिकग्नाइज आइडेंटिटी करना के, चाह रहे दिस थे। इज यस। तो उसको उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन हार गए और इलेक्शन। ट्रम्प ने तो अपना मैसेज एम्पलीफाई कर दिया ना वहां पे जाके। यस, उसकी मैसेजिंग तो ट्रंप ने ऐसी जबरदस्त मैसेजिंग की, इसीलिए अंदाजा भी इसीलिए हुआ ना कि भाई ज्यादातर लोग अब सुन ही इन लोगों को रहे हैं, हम्म। अब लेगेसी मीडिया को देख ही नहीं रहे, या। उनकी व्यूअरशिप इतनी सब्सटेंशियली ड्रॉप हुई है। तो क्या हुआ कि राइट विंग के जितने लोग दुनिया भर में, अ, उनको भी जो रोगन का प्लेटफॉर्म नजर आना शुरू हो गया हम्म। कि जी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर अगर हम आए, हम्म। तो अभी तो हमारी व्यूअरशिप बहुत थोड़ी है। यस। यानी आप डगलस मरे को ही ले लें, डगलस मरे साहब ब्रिटिश हैं, हम्म। वहां पर इनका ठीक है एक द स्पेक्टेटर मेन अखबार है, रिसाला है, अखबार है, उसके अंदर आते उसके एक एसोसिएट एडिटर भी हैं। हम्म। लेकिन रिसेंटली बने थे, कोई 4-5 साल पहले ही, उससे पहले ये एक राइट विंग नॉर्मल सी पर्सनैलिटी थे, हम्म। जो जिस तरह लोग होते हैं ना जो बोलते बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, हम्म। उस टाइप की पर्सनैलिटी के लिए वो मशहूर थे। एंटी इमिग्रेशन उनका सेंटिमेंट था सारे का सारा, राइट। मुसलमानों के खिलाफ। या। जो टिपिकल राइट विंग के कुछ वो पल्सेस होती है ना, हम्म। जो उनकी रगें फड़क रही होती हैं, हम्म। वो यही हैं कि इतने ज्यादा ब्लैक्स क्यों आ गए हैं, इतने ज्यादा वो क्यों आ गए हैं, अरब्स क्यों आ गए हैं, या। अफ्रीकी क्यों आ गए हैं हमारे मुल्क में। या। अच्छा, ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी हो रही है जी, हम्म। हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश बहुत तेज हाँ, चली बर्थ गई रेट है, उनका फेवरेट ये टॉपिक इस तरह था। की चीजें। या। इसके वो लोग थे, इनको बरतानिया में कितने लोग सुनते हैं, बरतानिया की वैसी आबादी कितनी है दुनिया के, अगर हम्म। आबादी के लिहाज से देखा जाए। हम्म। तो मेन जो चेंजेस आती है अमेरिका के अंदर, कोई चीज सेंटिमेंट डेवलप हो जाए, क्योंकि वहां पे 350 मिलियन के करीब लोग हैं। जी। तो उनकी बात हो रहा है, और जो रोगन को जब वहां पर अहमियत इतनी हासिल हुई कि स्पॉटिफाई ने उनको 100-200 कितने मिलियन डॉलर्स के ऊपर हायर कर लिया, या। रिक्वेस्ट करके, और मतलब जबरदस्त उनके उनके प्लेटफॉर्म बन गया। हम्म। तो इन लोगों ने जितने राइट विंग दुनिया भर में बैठे हुए थे, इन सबने पर तोड़ना शुरू किया कि हम इसके प्लेटफॉर्म पे आना शुरू करते हैं। हम्म। वो आ गए जी, एक दो दफा पहले भी आए जो रोगन के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मुझे लगता है जो रोगन को उसी जमाने में अंदाजा हो गया कि भाई इनका ब्रांड ऑफ वो जो है ना, क्योंकि जो भी कहें आप जो रोगन और इसकी तरह के और बहुत से पॉडकास्टर्स को, दिल के साफ लोग हैं ये, हम्म। इनके यहाँ तासुबात नहीं है उस तरह के। इनके यहाँ आप कहें कि लो इंटेलेक्ट की वजह से ये मैं बड़ी मुश्किल बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत हाई इंटेलेक्ट नहीं है ना। देखिए एक रेसलर की, एक मार्शल आर्टिस्ट की कितनी एक इंटेलेक्चुअल, आप IQ लेवल कितना एक होगा, हम्म। नॉर्मल से ही लोग होते हैं ना, हमारी तरह के लेमैन नहीं होते हैं लोग, हम्म। इंटेलेक्चुअल कार्डर में तो नहीं आते किसी भी तरीके या। से। तो उन लोगों को ये ओपिनियंस अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, दुरुस्त लगती हैं,
इसलिए वो को ऑप्ट कर लेते हैं उन ओपिनियंस को, किसी बुरे मकसद के लिए नहीं करते। हाँ नहीं, और मेरा ख्याल में जैसे लास्ट टाइम भी आपने बात की थी, वो गुंजाइश रखता है कि डिफरिंग ओपिनियन को भी इनवाइट कर लेते हैं। इनवाइट किया जाए, हाँ। जिनको फ्रेम से बाहर निकाल दिया गया है लेगेसी मीडिया की तरफ से, जी। वो उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहते। जी। तो ये कहते हैं नहीं, हम उनको डिस्कस करेंगे, देखते हम्म। हैं उनमें क्या मेरिट है, क्या क्या मेरिट नहीं है। बड़ी मशहूर लाइन है जो जो रोगन देता होता है, मेरे ख्याल से किसी और इंटेलेक्चुअल की लाइन है, लेकिन वो उसको उसने बहुत मशहूर कर दिया है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। हम्म। ठीक है, आप कोई भी आइडिया है उसको लाइट ऑफ डे में लेकर आए, यस। लोग फैसला कर लेंगे ये आइडिया काबिल कबूल है कि नहीं है। तो डगलस मेरे हिसाब से जब उनके प्रीवियस इंटरव्यूज हुए तो उनको अंदाजा हुआ होगा कि भाई ये ठीक है, हमारी बहुत सी ओपिनियन मैच करती हैं, हाँ लेकिन लेकिन फिर। ये कहीं जहां से बरामद हो रहे हैं ना इनके व्यूज, तो हम्म। वो जगह नहीं है जहां से मेरे व्यूज बरामद हो रहे हैं। हम्म। तो इस दफा क्या हुआ कि डगलस मरे साहब ने उनको कहीं अप्रोच किया कि मैं आना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे। हम्म। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे जरा थोड़ा टाइम देना। इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि ये डिस्कशन, अब जो आजकल इन्होंने एक बुक पब्लिश की है उसके सिलसिले में, ये उन्होंने पहले ही इनको बता दिया कि मैंने एक किताब पब्लिश की है, हम्म। मैं उसकी मार्केटिंग के लिए भी आना चाहता हूँ, और वैसे हम्म। भी विल हैव अ गुड डिस्कशन या। जैसे हर दफा होती है। या। वो किताब थी इसराइल के पैलेस्टाइन के ऊपर हम्म। और यूक्रेन वॉर का, उसमें यस। तस्करा था कुछ। यस। यस। ये दोनों ही बर्निंग टॉपिक्स हैं जिसमें जो रोगन और राइट विंग ऑफ अमेरिका जो है वो बड़ी और जगह खड़ा हुआ है, हम्म। और इस तरह के जो राइट विंगर्स हैं जो यूरोप के हैं वो हम्म। बड़ी और जगह खड़े हुए हैं। हम्म। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं डेव स्मिथ को बुलाऊंगा, आपका डिबेट एक रखूंगा। हाँ। अब डेविस मेरे बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा कि ठीक है आप बुला तो लें, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी किताब की मतलब मार्केटिंग के लिए लाना चाहता था, हम्म। और अब मजबूरी ये है कि आप उसके बगैर तैयार नहीं हो रहे, तो मैं फिर आ जाता हूँ, चलिए आप उनको बुला लें। हम्म। और इसने कहीं अपने जहन में एक प्लान बनाया, जो फिर आगे प्रोग्राम में वो पता चलेगा कि वो प्लान क्या था। हम्म। लेकिन डेव स्मिथ साहब का थोड़ा तस्करा कर लें। हम्म। डेव स्मिथ जो है ना वो एक कमेडियन है, लेकिन वो अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं, एक उनकी बड़ा मशहूर प्रोग्राम है इस पे, जिसको अनुमान पता नहीं, कुछ जहन से उतर गया है, यूट्यूब पे उनका चैनल है। मुझे बिल्कुल वैसे में नहीं है, सॉरी मैं। चलें आप इतनी देर में गूगल कर लें, देखें, हम्म। अगर कोई चीज़ मिलती है या। तो इसका नाम याद आ जाएगा। या। तो वो उसके अंदर ना, आज से कोई आई डोंट नो 5 6 साल 8 साल पहले से हम्म। उनकी बड़ी क्लास की ओपिनियन आनी शुरू हो गई थी। हम्म। असल में डेव स्मिथ ने किया है ये कि उसने रॉन पॉल, पॉल एक बड़ा मशहूर उनका पॉलिटिशियन था या। अमेरिका के अंदर, आज से कोई 15 16 साल पहले, हम्म। उसने कांग्रेस में सेनेट में ऐसी बातें करनी शुरू की जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल फ्रेम से बाहर निकाल चुका हुआ था। उसने इराक वॉर की मुखालफत करनी शुरू की, उसने अफगानिस्तान वॉर की मुखालफत करना शुरू की, उसने लीबिया वॉर की मुखालफत करनी शुरू की। हम्म। फिर उसने लोगों को ये बताया कि इनका प्लान क्या है, हम्म। कैसे उनके रॉन पॉल के नजदीक इसराइल ने दरअसल 7 अरब नेशंस के ऊपर 9/11 से पहले एक प्लान दिया हुआ था हम्म। कि भाई इन 7 अरब नेशंस के ऊपर एक के बाद दूसरे अमेरिका ने हमला करना है, हम्म। और इसके नतीजे में इसराइल को अमन नसीब होगा और दुनिया एक बड़ी खुशगवार और गहवारा बन जाएगी अच्छे हालात का। बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो है जिसको जो प्रोफेस करता था उसे कहा जाता था कि भाई तुम जो हो ना, जी, सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हो, और नहीं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे। मतलब वो कर रहे हो। मतलब मुसलमानों का एंड पे मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हमारे एंटी के। मुस्लिम बिगेटरी, ये मतलब हमारे पे इल्जाम लगाना चाहते हैं उसका, और ये और वो काली शाही। दिस स्मिथ इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ, जैसे इतना उसका बस प्रोग्राम है, अपने एक और दूसरी कमेडियन फ्रेंड के साथ ही वो पॉडकास्ट होल्ड करता है। इसको बहुत से प्रोग्राम्स ने बुलाना भी शुरू किया, मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम्स ने भी, इसकी एक एक्सपर्टीज डेवलप हो गई अमेरिका की जंगों के ऊपर, जो खास कर से 2000 के बाद से लेके अब तक चल रही हैं। उस पर उसने बड़ी तमाम मशहूर किताबें उसने पढ़ मारी, उसने तमाम मशहूर जो रिसर्च पेपर जिस पे लिखे गए थे, लोगों ने जो व्यूज दिए थे, चाहे नॉम चॉम्स्की हो, चाहे रॉन पॉल हो, चाहे वो क्या थे चेनी वगैरह, और इस तरह से लोग हुआ करते थे, उनके कंपैरिजन से, फैक्ट्स एंड फिगर से, जो रिपोर्ट्स आई थी यूएन की, गोल्ड स्ट्रीम रिपोर्ट हो और रिपोर्ट्स हो, सारी पढ़ी। उसने महारत हासिल कर ली दुनिया के बहुत से उन्मानात के ऊपर, जिनमें से इसराइल पैलेस्टाइन भी एक था। और उसको इस टॉपिक के ऊपर अब मैं समझता हूँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से बहुत ज्यादा महारत हासिल हो गई हुई है। तो जब इन्होंने कहा, जो रोगन ने कहा कि मैं उसको साथ बुलाऊंगा, तो आई एम श्योर कि डगलस मरे को यह पता चला होगा कि आई एम आउट ऑफ माई डेप्थ है। मैं, मेरे पास जो भी है, मेरे पास इस उन्वान की इतनी कोई एक्सपर्टीज तो नहीं है। हाँ, बहुत स्पेसिफिक एरिया है ना उसको जिसपे आपको। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी फिंगरटिप्स पे होने चाहिए। वो अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए आना चाह रहा था, और बताना चाह रहा था कि कैसे मैंने वहां पे जाके ना, क्योंकि इसराइल ने इसको बुलाया था बकायदा, और गजा वॉर के अंदर सारे का सारा ये उनके साथ एम्बेड रहा है, उनके ट्रुप्स के दरमियान। बल्कि सिनवार जिस कुर्सी के ऊपर शहीद हुए थे,
उन उस कुर्सी के ऊपर भी जनाब उन्होंने बैठ के अपनी तस्वीरें बनवाई और हम्म सारा कुछ किया। तो वो लोग बताने के जानना चाह रहा था कि देखें, मैं तो ग्राउंड से होकर आया हूँ, मुझे सारे हकाइक का पता है। हम्म इधर उसको स्मिथ साहब का सामना करना पड़ गया। हम्म तो हुआ क्या, जब डिबेट स्टार्ट हुआ, उसकी डेट हम डाल देंगे इसमें, हम्म मुझे भी याद नहीं है या एग्जैक्टली। उस प्रोग्राम का लिंक भी बल्कि डाल देंगे, बहुत मशहूर हुआ वो प्रोग्राम। या प्रोग्राम के स्टार्ट होते साथ ही डगलस मरे ने शदीद किस्म की, आप कहें कि बैड एटिकेट्स का मुजाहरा किया, हम्म और जो रोगन साहब को उस पॉइंट के ऊपर पकड़ना शुरू कर दिया जिस पॉइंट पे एक्चुअली लेफ्ट विंग पकड़ता था उनको। यानी अजीब तरीन हाँ एक, आप कहें कि मुनाफिकत की इंतहा हुई हाँ कि और ये कहते भी हैं बरतानिया के राइट विंग को ना, लोग कहते भी हैं कि ये बहुत जो है ना गुन्ने होते हैं अंदर से, हम्म ये अपने मकासद हासिल कर रहे होते हैं, ये उनके अमेरिकी पास राइट विंग की तरह के नहीं है। वो एम्पायर का रेजिड्यू है ना सारा, जो उन्होंने पूरी दुनिया पे रूल किया है, हम्म वो उनके साथ वो चीजें हैं। हम्म। तो उसने पहले कोई 40-45 मिनट डगलस मरे ने हम्म सिर्फ इस बात पे लगाए हम्म कि भाई, आप नॉन एक्सपर्ट्स को बुलाकर हम्म जो इतना उनको एयर टाइम देते हैं, हम्म उससे आप लोगों के अंदर इतने खतरनाक ख्यालात को फैला रहे हैं, हम्म इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। मुझे जस्ट वो कि वो जो रोगन एक्सपीरियंस 2303 है उसका नंबर, ठीक है ना? ठीक है, नहीं और डेट क्या आ रही है? 3 वीक्स पहले का थ्री एग्जैक्टली। वीक्स पहले का है, ठीक है जी। तो वो हम उसका लिंक बता डाल अच्छा, देंगे, लोग उसको जाके देख ठीक है, सकते लेट्स गेट बैक टू द थिंग कि वो उसको क्वेश्चन कर रहा था कि आप किस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। हैं, हाँ, थ्योरीज को। अब मैं वो कह रहा हूँ कि लोगों के लिए और खुद जो रोगन के लिए ये इतना अलार्मिंग सी बात इसलिए थी हम्म क्योंकि ये तो पूरा प्लेटफॉर्म है जो रोगन का, और ये कोई अजनबी प्लेटफॉर्म नहीं था डगलस मरे के लिए, वो खुद इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी दफा आ चुका हुआ है। या और असल में वो कंग्रेचुलेट जो रोगन को इस बात पे करते थे हम्म इससे पहले हम्म कि भाई आपने आलीजा असल में शिना सही राइट कहता है विंग कि को जो है वो मेन स्ट्रीम कर दिया। हाँ हम तो आपके जो है कदम चूमने के लिए आए हैं, हम्म आपने तो कमाल कर दिया है। हम्म लेकिन 180 डिग्री का समरसॉल्ट मारा उन्होंने, हम्म और आके जनाब पूछना शुरू किया कि नहीं ये क्या, आप तो नॉन एक्सपर्ट को ला रहे हैं। हम्म तो आप देखिए इन लोगों की मुनाफिकत का लेवल चेक करें। और पीछे क्या था, असल में मसला वही था कि इसराइल फिलिस्तीन को मैं का टारगेट दिफा, मैं है। इसराइल का साथ देना है, उसको दिफा, उसका दिफा करना है मैंने, क्योंकि मेरी ओपिनियन उसके हक में है। तो यू आर सेटिंग द स्टेज फॉर दैट कि मैं और उसके लिए मैं फैक्ट्स एंड डिस्क्रेडिट कर फिगर्स पे हाँ, उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता, डेस्परेट हम्म को उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो हम्म एक तो ये कि आई हैव टू रन आउट द क्लॉक। हम्म मैंने करना ये है कि ज्यादा टाइम ऐसी डिस्कशन करनी है हम्म कि ये 2-3 घंटे का होता है मैक्सिमम इस तरह का प्लेटफॉर्म पे जो टाइम फ्रेम होता है, हम्म तो मैं उसका मैक्सिमम टाइम एक और टेंजेंट पे बहस से गुजार दूं। हम्म और दूसरा ये कि मैं क्रेडेंशियल्स के ऊपर सारी बहस कर दूं, हम्म डिस्क्रेडिट कर दूं अगले बंदे को कि उसकी बातों पर लोग ध्यान ही ना दें। मैं कहूँगा ये तो है ही काबिल एतबार बंदा नहीं। हाँ और ये इंतहाई घटिया टैक्टिक्स होती हैं किसी भी डिबेट के लिए। यानी अगर आपकी जरा सी भी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हो तो वो तो फौरन भाग जाती है कि जी आप बिल्कुल भागना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप असल में सारी गेम क्यों कर रहे हैं, आपका माजी सारा हमारे सामने है। हम्म और हुआ भी है, उस प्रोग्राम के बाद लोगों ने डगलस मरे के अपने क्लिप्स काट के हाँ इतना इट वाज मजे के वीडियोस मीम्स बनाए मीम्स बहुत मजे की बनी है उस कि पे। मैं वही कहता हूँ कि अगर कोई बंदा होता जिसमें जरा सी भी हया और शर्म होती हम्म तो मतलब आप मुंह छुपा रहा होता आपका हर जगह पे। हम्म लेकिन उन जनाब में इतनी शर्म कहाँ। वो अब हम्म एक और ही जो है ना, क्या किया उसके विजिलांटी और मैवरिक किस्म के उस पर जा चुके हुए टेंजेंट पे हम्म कि जैसे वो अब दोबारा एक्सपर्टिज्म के ऊपर आना चाह रहे हैं। हम्म हालांकि बिल्कुल उसके खिलाफ इनका प्लेटफॉर्म था सारे का सारा, और सारी एफर्ट उसके खिलाफ थी। आपको बताया ना कि वेस्ट खासकर से यूरोप और बरतानिया वगैरह तो लेफ्ट विंग वहाँ बहुत स्ट्रांग है। हाँ नहीं लेस अभी तक वहाँ पे राइट विंग को दोबारा जगह नहीं मिली है उस तरह से उसका जिस नहीं तरह। जगह मिली यहाँ। हाँ ठीक है, ब्रेक्सिट और इन सारे मामलों की वजह से कुछ दोबारा उनके यहाँ भुगत आ गई है। हम्म लेकिन इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग लोग लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज से बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, या वो मल्टी कल्चरलिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। या तो ये लोग वहां पर भी एक अपहिल बैटल लड़ रहे थे इससे पहले। ओके तो ये जनाब इन्होंने आके पहले 40-45 मिनट जो रोगन से इस पर बहस की, हम्म और देश में सामने बैठा हुआ है और सारी बातें एक्चुअली उसको सुना रहा है हम्म डगलस मरे साहब। या बता रहे हैं जो रोगन कि भाई क्या एक्सपर्टीज क्या हम्म है। हम 4-5 मिनट में इसको क्लोज करते हैं, या इस टॉपिक को। तो उसमें हुआ ये कि सॉरी, मैं थोड़ा so that डिस्ट्रैक्ट हो गया he था। was targeting Douglas जो रोगन ने Dave कहा Smith कि को अच्छा हाँ क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे नॉन एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाना चाहिए, मतलब जो रोगन ने भी कहा कि उसको फिर ठीक है पूरे तरीके से इसकी बात को बुलवाते हैं, क्या या कहना चाह रहा है। या तो फिर आप देखें कैसी समर सॉल्टें मारी हैं उसने। नहीं नहीं, आपको बुलाना चाहिए, मैंने इससे कब इनकार किया? आपको एक्सपर्ट्स को भी बुलाना चाहिए। हम्म कहते हैं मैं एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ,
ये कहता है क्या उतना ही बुलाते हैं जितना नॉन एक्सपर्ट को बुलाते हैं। हम्म, शुरू करने का भाई ये बराबरी रखना कैसे हुआ है। मेरा काम ये है कि उन ओपिनियंस को ज्यादा जगह दूं जिन ओपिनियंस को मेन स्ट्रीम मीडिया पे जगह नहीं मिल रही है। या, वो जो बातें आप कर रहे हैं वो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया उन बातों पर जगह दे रही है, यस, पिछले 50 साल से दे रही है। हाँ बिल्कुल। हमने तो प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि उन ओपिनियंस को जगह दी जाए हम्म, जिनको वहां पर जगह नहीं मिल रही। हम्म, मतलब उसने एग्जैक्टली ये अल्फाज में तो नहीं बात की, हम्म, लेकिन ये बात हर वॉच करने वाले, हर सुनने वाले के बैक ऑफ द माइंड थी कि हम्म, ये तो पूरे प्लेटफॉर्म इस मकसद के लिए बने हैं। या, लेकिन उसने कुछ लोगों के नाम लेने शुरू किए। अच्छा, डगलस मरे चूंकि सिर्फ इस एम से आया हुआ था, हम्म, उसको पता भी नहीं था। वो हम्म, जिन साहब की मिसाल दे रहा था, डेरिल साहब की, जो एक हिस्टोरियन तो नहीं है लेकिन उन्होंने हिस्ट्री की बड़ी कुछ अहम बातें की हैं। हम्म, वो आए थे पैरेट टकर कार्सन के शो के ऊपर और हम्म, वहां से जो रोगन के शो के ऊपर। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है चर्चिल के खिलाफ, या, खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं चर्चिल भी कोई हीरो नहीं था उस तरह का। हम्म, वो ये नहीं कहते कि हिटलर को हीरो था। या, तो डगलस मरे साहब को इसकी बात की बड़ी तकलीफ थी या, कि एक ब्रिटिश हीरो हमारा चर्चिल साहब, उसको कैसे कोई बुरा कह सकता है। हम्म, तो जो रोगन ने भी कहा, डेल स्मिथ ने भी कहा कि भाई आपने डगल को सुना है, हम्म, उसके 30 घंटे के लेक्चर्स हैं ये। नहीं नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना काफी है। वो कह रहे तो फिर आप बात कैसे कर रहे हैं जब आपने सुना ही नहीं है उसको। हम्म, यही तो इतराज करते थे हम सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि आप इन ओपिनियंस को सुनते नहीं है, या, तो फिर आप कैसे फैसला कर लेते हैं क्या चीज दुरुस्त है क्या नहीं है। हम्म, खैर बड़ी मुंह की कहानी पड़ी उसको। फिर आखिरकार जो रोगन ने बहरहाल बहस से शुरू करवाई डेव डेव स्मिथ से। और फिर आप देखें इंतहाई कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर है थ्रू आउट डेव स्मिथ के साथ ना उसका। हम्म, कोई किसी भी फैक्ट को वो चैलेंज नहीं कर रहा है। हम्म, आगे जाके फिर एक दूसरा अहम मौका आया, यानी ये तो एक्सपर्टिज्म की बात हो गई ना, दूसरा अहम मौका क्या आया कि भाई आप एक जंग के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब आप वहां पर गए नहीं है। हाँ, हैव यू बीन देयर, हाँ, ये बड़ी मशहूर उसकी वो हाँ, स्किट भी बनी है ना। और आप, मेरा ख्याल है जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा यस, डगलस मरेगा ये स्किट। यस, उसने कहा कि आप इसराइल फिलिस्तीन कभी गए हैं, देशमंद से पूछा। हम्म, उसने कहा नहीं मैं कभी नहीं गया। उसने कहा कभी नहीं गए, और उसको बड़ा एक इशू बनाने की कोशिश की। हम्म, देशमंद जो लोगों ने दोनों ने कहा कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है आप कहीं नहीं गए तो। हम्म, ये सारी की सारी चीजें खबरों में आ रही होती हैं, किताबें लिखी गई हैं, हम्म, हर चीज पड़ी हुई है, यूएन की रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर। या, और वो बात क्या कर रहे थे उस टाइम पे कि एड जो है वो नहीं जा रही है अंदर। जी, तो कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज चीज है, यूएन की सारी एजेंसीज कह रही हैं एड नहीं जा रही, तो हम्म, इसराइल ने खुद अनाउंस किया हुआ है कि एड हम हाँ, विल ब्लॉक कर नॉट रहे अलाउ हैं। दैट, हाँ, इस पर मेरा वहां पर जाना क्यों जरूरी है हम्म, ये बात करने के लिए। हम्म, मैं आपको बताया ना कि वो आया हुआ असल में सेम से था कि अपनी क्रेडेंशियल्स को झाड़े कि देखें मैं इतने महीने वहां पर लगा कर आया हूँ, हम्म, मैंने ये किताब लिखी है, हम्म, फर्स्ट हैंड व्यू है ये, फर्स्ट हैंड अकाउंट है सारी तेरी चीजों का। या, इसकी शोहरत के लिए वो आए हुए थे और आगे उसको टकरा गई। ये तो वो साहब हम्म, जो बिल्कुल इस तरह की चीजों को बिलीव ही नहीं करते हम्म, और राइटली नहीं करते, मतलब ये तो उनका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त था ना, हम्म, कि खासकर से ऐसे मौके पे जब इसराइल ने तमाम जर्नलिस्ट का दाखिला ही बैन किया हुआ है। या, वो पता है ना, जब से जंग शुरू हुई है बिल्कुल, इसराइल किसी जर्नलिस्ट को वहाँ पे अलाउ नहीं करता। बिल्कुल, शुरू में जो कुछ एम्बेड भी किए हैं उन्होंने, और जो बाद में वो सब वो थे जो कि मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं के बारे में बात नहीं करते कर थे। सकते, खुद चूज किए हैं उन्होंने, जी, कुछ हैंड पिक्ड है उनके। जी, लेकिन उसके अलावा फिलिस्तीन में तो जर्नलिस्ट को चुन चुन के उन्होंने हाँ, मारा है। तो लोकल जर्नलिस्ट की तो हर रोज शामत आई होती तो है। ऐसे मौके पे किसी से ये डिमांड करना कि नहीं नहीं आप वहां पे जाके क्रॉसिंग के ऊपर विजिट करें और देखेंगे जा हाँ, रही है एड कहीं नहीं जा रही, तो ये बिल्कुल बेतुका सा नुकता था। लेकिन वो खैर डिस्कशन सारी की सारी बहुत मरे के खिलाफ गई। लेकिन मैं बताया ना कि ये लोग हमेशा एक एम से आते हैं, वो एम उसने अचीव कर लिया मेरे ख्याल से। मैं जी, इसमें दुनिया से थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूँ। हम्म, दुनिया ने तो बिल्कुल वन साइडेड ओपिनियन दिया कि डिबेट बहुत बुरे तरीके से डगलस मरे हारा है। हम्म, और जो लोग इनकी सारी ऑडियंस ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया, कमेंट्स में आप लोग जाके आप भी देख सकते हैं कि बिल्कुल बेतुकी बातें थी और मुनाफिकत थी खुल्लम खुल्ला। और डेव स्मिथ ने जितने फैक्ट्स बताए उनका कोई जवाब नहीं था डगलस मरे के पास। हम्म, और उसने इस तरह की फजूल क्रेडेंशियलिज्म पे और एक्सपर्टिज्म पे और इस तरह की जो की जो इसराइल की जो पॉलिसीज बनी हुई हैं हम्म, आपके नेशनल लेवल के ऊपर, उसके हम्म, खिलाफ जाने के ऊपर हम्म, हर मैदान में उसने मात खाई। हम्म, लेकिन हुआ क्या, वो जो एक नुक्ता बताने के लिए आया हुआ था वो ये था हम्म, कि भाई आप नॉन एक्सपर्ट्स को इतनी जगह क्यों दे रहे हैं, आप एक्सपर्ट्स को दिया करें। हम्म, और खुद भी जनाब एक्सपर्ट नहीं है, लोगों ने बाद में बताया कि भाई आपकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, आपने ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश में डिग्री की हुई है, या, तो आप कैसे पॉलिटिकल साइंस और सबके मास्टर बन के बैठ गए हैं हम्म, कि आपको ज्यादा पता है। तो ठीक है ये यूक्रेन के अंदर भी गया फ्रंट लाइन के ऊपर, और इसराइल फिलिस्तीन के अंदर भी गया। ठीक है, लेकिन क्या मतलब इसराइल होता ही है कि जब आप एक पार्टी की तरफ से जा रहे हैं तो फिर तो आप कोई इंडिपेंडेंट और बैलेंस्ड जर्नलिज्म नहीं कर रहे, बिल्कुल, आप तो एम्बेड होके जा रहे हैं उनके ऐसे ही, साथ। तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वह ये कि उसने लोगों के जहन में ये बात दोबारा उजागर कर दी कि हमारे पास इसराइल फिलिस्तीन को के दिफा का एक्सपर्ट नहीं, एक और तरीका कार है, और वो ये है कि हम इनको अब उस बात पर डिस्क्रेडिट कर दें
जो एक बेसिकली एक छुपा हुआ तीर था हमारे पास, जो हमने खुद छुपा के रखा हुआ था हम्म, कि हम किसी टाइम पे इसको सामने लेकर आएंगे। हम्म, अभी तो हमें फायदा दे रहा है उनके इनके प्लेटफॉर्म, या क्योंकि वो हमारी ओपिनियंस ही से मैच कर रहे हैं। या वो भी एंटी इमिग्रेशन है, डेव स्मिथ भी एंटी इमिग्रेशन है बड़ी हद तक, और ग्रेट रिप्लेसमेंट थी बिलीव करते हैं। डेव स्मिथ भी ट्रम्प का फैन है, जो या रोगन भी ट्रम्प का फैन है, डगलस मरी भी ट्रम्प का फैन हम्म, है। तो सारी सारी राइट विंग की बहुत सारी इनकी बातें मिलती हैं। तो ये तो हमारी क्योंकि सपोर्ट में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ इनको इस्तेमाल करते हैं। हम्म, लेकिन जैसे ही आखिरी उनके यहाँ जो वो मेरे ख्याल से चर्चिल ने कहा था, किसने कहा था कि नेशनलिज्म नहीं, पेट्रियटिज्म इज द इज द लास्ट लास्ट रेफ्यूज ऑफ फ्यूज द ऑफ स्काउंड्रल। स्काउंड्रल। कि जब लोग बिल्कुल फंस जाते हैं ना, तो दूसरे को गद्दार होने का यस, फतवा दे देते हैं। फतवा दे देते हैं, उस या पर वो ये इल्जाम लगाया था कि ये तो है ही गद्दार। हम्म, तो बस ये उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। उनके यहाँ गद्दारी जो है असल में इसराइल के खिलाफ जाना है। हम्म, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि अब ये इसके गद्दार होते जा रहे हैं, हम्म, तो उन्होंने कहा कि अब हम वही इन पर एतराज करते हैं जो सारा का सारा लेफ्ट मीडिया अरशद करता आ रहा है। यस, वो कहता ही है कि आप ऐसे कुक्स को बुला लेते हैं जिनकी कोई डिग्रियां नहीं है, यस, जो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने व्यूज आकर झाड़ते हैं, और आप आवे के आवे को बिगाड़ देते हैं आप लोगों के, और उनको एंटी वैक्स बना देते हैं, उनको हुकूमत का मुखालिफ बना देते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद से ये डिस्कशन अब सारी दुनिया के अंदर स्टार्ट हो गई है कि अब इन पॉडकास्टर्स का कि क्या वैल्यू है, इनको क्या दुनिया अब कैसे देखे, क्या दुनिया वाकई इनको सीरियसली देखे कि ना देखे। नहीं, लेकिन ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं इतना फाइन, वो कितने किन के साथ रेजोनेट करेगा? मतलब जो इनकी अपनी ऑडियंस है, जो रोगन की मेजोरिटी ऑडियंस है, डेव स्मिथ की है, और जो और लोग हैं जो कि अभी इस निशाने पे आएंगे इसमें, वो लोग इतनी जल्दी इस पॉइंट पे तो नहीं बाय करने वाले। अभी तक तो नहीं कर रहे, अभी तक तो ये हाँ, लेकिन ये आपकी आप बात है कि वो रास्ता खोल दिया उसने। रास्ता खोल दिया उसने। ठीक है। और एक नुक्ता जो पहले ही लेफ्ट के ऊपर इतना मकबूल था, हम्म, उसको जब राइट विंग ने भी को ऑप्ट कर लिया है, हम्म, तो मतलब उसके अंदर जो है ना, वो क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है ना, हम्म, वो सब इर्द गिर्द की दे कम कुवतें भी इनटू प्ले। शामिल हो जाती हैं। यस, यस, तो कोई पता नहीं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर दोबारा ये अपने उससे पुरानी वक़्त के ऊपर चला जाए, जो हम्म, बस एक आप क्या कहें, फ्रिंज पे डार्क तो, हाँ, डार्क वेब की तरह की एक चीज होती है, या जिसको आप कंस्पिरेसी थ्योरी के जो कायल लोग होते हैं ज्यादातर माशरे के अंदर, बस वही सुन देख लेते हैं। तो लेकिन उनकी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट का आगाज कर दिया है। उसके बाद सैम हैरिस, एहसास दिला दिया इस उसके बात बाद का। हर जगह आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इसके ऊपर। हम्म, उसके बाद सैम हैरिस ने इस पे प्रोग्राम किया है, कॉन्स्टेंटिन किसन ने प्रोग्राम किया है, ट्रिगोनोमेट्री ने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, मुख्तलिफ अखबारों में द टाइम्स में लिखा है, न्यूयॉर्क पोस्ट में लिखा है। दुनिया ने अब ये बहस दोबारा स्टार्ट कर दी है। असल में वो जो इनडिफेंसिबल का डिफेंस जो है ना, क्योंकि देखिए, हम उस पर राय तो बहुत सारी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो मसला ऐसा है इसराइल पैलेस्टाइन वाला, और इतनी बरहना जारियत भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है उस पे, ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि सम ऑफ द पीपल हु आर इन द फोल्ड वो फ्रिज पे चले जाएंगे, मीन उनके उससे। और अगर वो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो ये डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, हम्म। तो आप ये सही कह रहे हैं कि ये मे बी बड़ा स्मार्ट प्लॉय है कि आप इस डिबेट को अभी इस मौके पे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गेट वर्स, यस, ये टर्मोइल अभी खत्म नहीं हुआ। और उसके, मतलब इसराइल को बचाने के लिए लोग ऐसी कमाल की चालें करते हैं। अल्लाह हम्म, ताला ने ज़हनीत तो यानी कि जहानत तो बहुत दी है ना लोगों को। हम्म, इसने चाल चली है, लोगों को अभी तक समझ में ये आ नहीं रही कि असल में हम्म, चाल क्या थी है। उसने जाके ना वो जो कहते हैं ना डॉग विस्लिंग, हम्म, उसने डॉग विस्लिंग की है वहां पे जाके, हम्म, कि भाई ये एक्सपर्टिज्म पे आ जाओ दोबारा। ठीक है, वरना यू गोइंग टू गेट लॉस्ट। इसराइल का और चर्चिल खतरे में है, तो हाँ, इन लोगों के ऊपर हमें दोबारा एक्सपर्टिज्म पे आ जाना चाहिए, यस, क्योंकि उनको पता है एक्सपर्ट सारी इसराइल के हक की बातें करते हैं, हाँ, एटलीस्ट बरतानिया के अंदर, हाँ। और बड़ी हद तक अमेरिका के अंदर भी। और ऐसी है कि वो जो लोग चूंकि जो कि इनके प्रोग्राम्स में या इनके मौजूद बहस बनते हैं, उनमें से बड़े लोग अगर, जो मेन कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने अपने फोल्ड में, वो अगर इस चीज को बैक करेंगे, तो फिर इम्पैक्ट तो आएगा इन प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस और यही वही ना, वैलिडिटी। जब आपके अपने बहुत सारे वो प्लेटफॉर्म्स, बिल मार का रियल टाइम हो गया, हम्म, और ये सैम हैरिस वगैरह हो गए, जो बड़े अदरवाइज रैशनल लोग हैं, हम्म, काफी हद तक बातें सेंटर की कर रहे होते हैं, हम्म। उन्होंने भी डगलस मरे को इतना एयर टाइम दिया, अपने पास बुला के पूरे पूरे प्रोग्राम जवाबी करने का मौका दिया, क्योंकि लोगों के अंदर तो वो अपना मुकदमा हार गया था। वैसे लेकिन देखिए, ये बड़ी जरूरी